हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे ना, वेरी गुड। तो हम लोग पिछले टर्म पे जैसा कि स्टार्ट किया था लिविंग वर्ड, और लिविंग वर्ड में आपने लिविंग के कैरेक्टर्स को स्टडी कर लिया था। लिविंग की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कौन सा लिविंग होगा कौन सा नहीं होगा, है ना। उसके कैरेक्टर आपने देखे थे, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, इसके बाद आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये सारे कैरेक्टर्स देखे थे, जिसमें कि आपने पढ़ा कि 3 कैरेक्टर्स उसमें से क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं। और बाकी जो 2 कैरेक्टर है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, अब बेटा ये तो लिविंग वर्ड की बात हो गई कि लिविंग कौन है और लिविंग कौन नहीं है, नॉन लिविंग कौन है। इसके बाद हम पूरे वर्ड की बात करते हैं कि पूरे वर्ड में एक टर्म आता है। पूरे वर्ड में मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं, देखते हैं जरा। वो टर्म है बेटा बायो डाइवर्सिटी। क्या टर्म है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी, उन सबको हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायोस मतलब बेटा, बायोस इक्वल्स टू होता है लाइफ, ठीक है। और डाइवर्सिटी मतलब होता है, डाइवर्सिटी मतलब होता है बेटा, क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म क्या भाई, सत्य है कि नहीं है? बिल्कुल ट्रू है सर। भैया क्या कि बायोडाइवर्सिटी में जितने भी वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म हैं वो सब क्या है? डिफरेंट फॉर्म के हैं, एक जैसे तो नहीं है सभी, सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के हैं। तो उन सब को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। एक्चुअल में ये जो बायोडाइवर्सिटी लिया गया है, ये बेटा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से। ये ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक लैंग्वेज। एक्चुअली ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज क्या होती है? डेड लैंग्वेज होती है, और इनका यूज हम यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि ये यूनिक होती है और पूरे वर्ल्ड में ये अभी बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, इनको यूज नहीं किया जाता है। तो इनको हम लोग, और डिक्शनरी में, हमारी इंग्लिश डिक्शनरी में इतने सारे वर्ड नहीं है कि हम बायोलॉजी में इतने सारे वर्ड दे सके। तो एक अलग से बायोलॉजी की डिक्शनरी बन जाएगी, बहुत लंबी है ना। तो इसीलिए हम लोग डेड लैंग्वेजेस का इसमें सबसे ज्यादा यूज करते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में हमेशा डेड लैंग्वेज का यूज करते हैं, लैटिन या फिर ग्रीक। समझे कि नहीं? कंफर्म? तो क्या होता है देखते हैं जरा। नंबर एंड वेरियस काइंड ऑफ organism present on earth, ठीक है ना। नंबर एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर प्रेजेंट है वो सब क्या है? बायोडाइवर्सिटी। कंफर्म? वेरी गुड। अब एक्चुअल में ये बायोडाइवर्सिटी इतनी सारी है, हम उसको कैसे पढ़ेंगे, है ना। इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, हम सबके बारे में तो नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते भाई। सिंपल सी बात है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, और कहां कहां कौन से मतलब कंट्री में है, हम सबके बारे में स्टडी कैसे कर सकते हैं, सबके नाम कैसे लर्न कर सकते हैं, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होते हैं जो हम हमारे काम आते हैं और हम एग्जाम्स में आते हैं, उन्हीं को हम लोग लर्न करते हैं, है ना, याद रखते हैं उनके बारे में। तो देखते हैं जरा। टिल नाउ till now 1.7 to 1.8 million species are discovered and described। कंफर्म बेटा,
मतलब लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक इस वर्ल्ड में हम लोग डिस्क्राइब और डिस्कवर कर चुके हैं। डिस्कवर के बाद उसके बारे में भी बता चुके हैं, डिस्क्राइब भी कर चुके हैं, है ना। अब यार इतने सब के बारे में पढ़ना आसान है क्या? नहीं ना, है ना। तो देखते हैं जरा इसमें और क्या क्या है। अब इसमें से बेटा कुछ प्लांट हैं और कुछ एनिमल हैं। देखो सबसे पहले एनिमल्स की बात करते हैं। यहाँ पे 1.2 मिलियन स्पीसीज क्या है बेटा? 1.2 मिलियन क्या है? एनिमल्स है, क्योंकि एनिमल्स की डायवर्सिटी आप ज्यादा देखते होगे, एनिमल्स ज्यादा है। और प्लांट कितने हैं? अप्रोक्सीमेट 0.5 मिलियन, 0.5 मिलियन। अब 1.8 है तो 0.5 इधर, 5 इधर बढ़ा दो, 5 इधर बढ़ा दो, बात एक ही है ना। मतलब समझ रहे हो कि 2.5, हम 1.7 टोटल ले रहे हैं। अगर 1.8 है तो थोड़ा 1.25 हो जाएगा और 0.55 हो जाएगा, डजंट मैटर। तो ये प्लांट्स हैं। 0.5 मिलियन क्या है बेटा? प्लांट्स। इतने डिस्कवर्ड हैं और इनके बारे में डिस्क्राइब भी किया जा चुका है। इसके बाद अब क्या है? एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा कौन से एनिमल्स इस अर्थ पर प्रेजेंट है ना। ये भी जानना जरूरी है, वैसे हम आगे भी जान लेंगे ये, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा जो है वो बेटा कौन है? इंसेक्ट्स। कौन है? इंसेक्ट। सबसे ज्यादा इंसेक्ट इस अर्थ पर प्रेजेंट है ना। आर्थ्रोपोडा एक पढ़ेंगे हम लोग, वैसे 9th में आपने फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ा होगा इन्वर्टिब्रेट का, लेकिन कोई बात नहीं, भूल गए हो, चलता है सब, है ना। इधर फिर रिवाइज कराएंगे। इसके बाद प्लांट्स में क्या है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, है ना, एंजियोस्पर्म। और इधर इंसेक्ट, इनका नंबर सबसे हाईएस्ट है। प्लांट्स में सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म और एनिमल में बेटा इंसेक्ट। कंफर्म। इसके बाद इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब बेटा इतने सारे ऑर्गेनिज्म 1.7 to 1.8 मिलियन है, तो इनको हम क्या, मतलब इतने सारे ऑर्गेनिज्म को अगर हम नेम नहीं देंगे, नेमिंग नहीं करेंगे इनकी, या इनको सही मतलब इनको सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं करेंगे। जैसे अपन मान लेते हैं एग्जांपल कि भाई अपन यहाँ पे इंडिया में किसी कैट को हम बिल्ली बुला रहे हैं, है ना। तो आपके चाइना में मतलब पहुंचो, मान लो ऐसा कि कैट का नाम ये होगा। अब तुम यार चाइना चले गए कुछ दिन बाद, है ना। वैसे तो चाइना बड़ी खतरनाक जगह है, अभी वायरस चल रहा है, तो जाना मत, बस ऐसे ही बता रहे हैं, एज्यूम कर लो। चाइना चले गए, फिर क्या होगा? तुमने बिल्ली का नाम चाओ जो भी नाम है उसका वहां अलग देखा, यार ये क्या चक्कर है, हमारे यहाँ तो इसको बिल्ली बुलाते हैं और यहाँ कुछ और। कभी अमेरिका चले गए या किसी और कंट्री में चले गए तो वहां उसका कोई और नाम है। मतलब ये क्या है? मतलब कि अलग अलग कंट्री में तो फिर ये क्या हो जाएगा? एक वर्ड होता है ना कि मतलब सब गड़बड़ हो गया, सब कुछ इधर का उधर मिक्स हो जाएगा। और जब सब कुछ इधर का उधर मिक्स हो जाएगा तो स्टडी भी बहुत टफ हो जाएगी। तो इसे हम लोग एक अरेंजमेंट, एक क्लासिफाई करने के लिए एक टर्म आता है, देखते हैं जरा कौन सा टर्म है। एक टर्म है बेटा टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है बेटा? सबसे पहले क्या है, क्या ये? ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस in which deals study about principle and procedure, ठीक है, of classification, मतलब कि आप देख रहे हो कि एक ब्रांच ऑफ साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ऑर्गेनिज्म के नियम और उसको कैसे करना है ना, जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं। कंफर्म। अब बेटा क्या है, ये भी एक टैक्सोनॉमी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड जो है, कौन सा ग्रीक वर्ड है बेटा? टैक्सोस और नॉमस, ठीक है ना,
नॉमस, ये दो टर्म है जिनसे ये टैक्सोनॉमी आया हुआ है, ठीक है। टैक्सिस इसको कर लेना। अब बेटा टैक्सोनॉमी सबसे पहले किसने दिया? भाई टैक्सोनॉमी एकदम से ऐसे जमीन से निकला और आपके सामने आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा भाई। सिंपल सी बात है, साइंस की ब्रांच है ना, तो कहीं ना कहीं इसको किसी ने पहली बार तो बताया होगा, किसी ने तो इसको बोला होगा कि भाई ये चीज जो है ऐसे कर सकते हैं, तो क्या होगा, दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको सही अरेंजमेंट में रख सकते हैं, हुआ होगा ना ऐसा। हाँ, तो देखो जरा देखते हैं क्या टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया। टर्म सबसे पहले दिया बेटा एपी डी कैंडोल, एपी डी कैंडोल, ठीक है। कैंडोले भी याद रखोगे तो भी चलता है ना। एपी डी कैंडोले सर ने क्या किया, टैक्सोनॉमी टर्म दिया सबसे पहले। कौन सी बुक थी? थ्योरीज ऑफ, इनकी एक बुक थी, बुक कौन सी बुक थी बेटा? थ्योरीज ऑफ एलिमेंटायर डी ला बॉटनिक, ठीक है। ये इनकी बुक का नाम था जिसमें सबसे पहले इन्होंने टर्म यूज किया टैक्सोनॉमी, थ्योरीज ऑफ एलिमेंटायर डी ला बॉटनिक। ओके, किसने दिया बेटा? एपीडी कैंडोले सर ने। ये बात ध्यान रखनी, याद रखना है ना। इसके बाद अब बात करते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। देखो इन्होंने केवल टैक्सोनॉमी को क्या किया, सजेस्ट किया, यानी टर्म दे दिया, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा उसका यूज नहीं किया। किसने? एपीडी कैंडोले सर ने। तो जिसने यूज किया वो फादर बन गया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन हो जाएगा? कैरोलस लीनियस। कौन है बेटा? कैरोलस लीनियस। इनका पूरा नाम कुछ और था, पूरा नाम क्या था? कार्ल वॉन लिने। क्या नाम था इनका पूरा नाम? कार्ल वॉन लिने। इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रख दिया? कैरोलस लीनियस, है ना। सी लिन भी इनको बोलते हैं, और इनके इसी को हम लोग सी लिन भी बोल सकते हैं। तो कई जगह हम सी लिन लिखेंगे तो आप समझ जाना कि कैरोलस लीनियस सर की बात हो रही। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे ये, है ना। अब बेटा टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन तो करना है, प्रिंसिपल प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन वो प्रिंसिपल प्रोसीजर है क्या? क्या है वो प्रोसीजर? भाई देखते हैं जरा क्या है। सबसे पहले यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, बेसिक प्रोसीजर ऑफ टैक्सोनॉमी, प्रोसीजर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बेसिक प्रोसीजर क्या है ना। बेसिक प्रोसीजर है क्या? तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर बाई चांस कोई भी स्टूडेंट है ना, जैसे कि रोहित अपने घर से निकले और थोड़ी दूर पे गए, थोड़ी दूर जाने के बाद इनको एक नया ऑर्गेनिज्म मिल गया। अब नया ऑर्गेनिज्म मिला तो यार ये क्या करेंगे? तुरंत आएंगे घर पे, उसको काटे पीटेंगे और उसके हाथ पैर अलग करके निकाल देंगे? नहीं ना, है ना। पहले ऐसा नहीं करेंगे। उसको अगर इन्होंने डिस्कवरी कर दी उस ऑर्गेनिज्म की, तो इनको सबसे पहले पहला प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला है बेटा आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, है ना। उसके मतलब कैरेक्टर्स देखेंगे, क्या है क्या नहीं है। आइडेंटिफिकेशन सबसे फर्स्ट स्टेप होगा जब भी हम किसी को क्लासिफाई करेंगे तो। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम उसका क्या करेंगे? दूसरे नंबर पे नोमेनक्लेचर। क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर। उसका कोई एक नाम दे देंगे, नाम, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे बेटा? उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। और चौथे नंबर पे एफिनिटीज। वैसे ये टर्म दिया नहीं है एनसीईआरटी में, एफिनिटीज, है ना। बट क्या होता है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि रोहित सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को देखेंगे कि उसमें कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, क्या है क्या नहीं है ना। फिर उसका कोई एक नाम दे देंगे, नाम देने के बाद उसको क्लासिफाई कर देंगे, गलत हो या सही। अभी रूल्स नहीं पता है
कि क्या रूल्स है क्लासिफिकेशन के, लेकिन उसको क्लासिफाई कर देंगे अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप, और बाद में उसको प्लेस करना है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास पहले से एक ऑर्गेनिज्म एक जगह, एक मतलब हाउस है, उसमें ए है, फिर बी हाउस है और फिर सी है। ये मतलब ऑलरेडी इनमें ऑर्गेनिज्म रखे हुए हैं बहुत सारे, मतलब जैसे फाइलम आप मानते हो या किंगडम मानते हो, तो फाइलम आपके पास ये 3 है। अब क्या होगा, जो रोहित को नया ऑर्गेनिज्म मिला है वो पहले देखेंगे कि इस डी वाले के कैरेक्टर किससे ज्यादा मिल रहे हैं। अगर ए से ज्यादा मिल रहा है तो इसको ए में रख देंगे, अगर बी वाले से ज्यादा मिल रहा है तो बी में रख देंगे, और अगर सी वाले से बेटा मिल रहा है तो सबसे इसको कहां रख देंगे, सी में। समझे कि नहीं, कंफर्म। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन करते हैं और मतलब उसको प्लेस कर देते हैं किसी ना किसी जगह पे, कंफर्म। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। इसे हम एफिनिटीज को हम चाहते हैं कि इसको आप ऑब्लिक करके कैरेक्टराइजेशन, मतलब कैरेक्टर देख के हमें रखना है तो इसको कैरेक्टराइजेशन भी बोलते हैं, कैरेक्टराइजेशन है ना। कैरेक्टराइजेशन आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा, है ना, कैरेक्टराइजेशन या किसी बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये सबसे पहले लिखा होगा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। चाहे तो आपको ऐसा भी कर सकते हैं, सबसे पहले कैरेक्टर, लेकिन ये स्टेप भी फॉलो होता है, डजंट मैटर। तो ये 4 स्टेप हो गए जिससे आप किसी भी न्यू इंडिविजुअल को या टैक्सोनॉमी के थ्रू हम किसी का क्लासिफिकेशन करते हैं, वो 4 प्रिंसिपल, ये बेसिक प्रिंसिपल। तो बेटा इतना नोट करें फटाक से। उसके बाद क्या हुआ, जब ये टैक्सोनॉमी के क्या हो गया प्रिंसिपल्स जो थे वो 4 फॉलो हो गए। इसके बाद क्या हुआ, ये एपी डी कैंडोरा सर ने दिया था टैक्सोनॉमी, और उसके बाद इसको यूज ज्यादा किसने किया, कैरोलस लिनियस सर ने। तो उसके बाद कैरोलस लिनियस सर ने थोड़ा इसको और एलाबोरेट किया, किसको, टैक्सोनॉमी को, मतलब और सिंपल फॉर्म में बनाने की कोशिश की कि भाई किस तरीके से और ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फिर एक टर्म आया बेटा सिस्टमैटिक्स। क्या आया बेटा, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक बेटा एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, किससे, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड कौन से, सिस्टेमा से, किससे, सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टम, सिस्टेमा का मतलब क्या होता है, सिस्टम, और उसी से बना है सिस्टमैटिक, कंफर्म। तो अब बेटा क्या होता है कि ये टर्म किसने दिया, टर्म दिया बेटा सी लिन ने, किसने दिया, सी लिन आप समझ गए, वो कैरोलस लिनियस सर ने अपनी कौन सी बुक में, इन हिज बुक, कौन सी बुक में, सिस्टेमा नेचर नाम की बुक है जिसमें उन्होंने ये टर्म दिया, कौन सा, सिस्टमैटिक। और इन्होंने क्या लिखा इस सिस्टमैटिक के बारे में, क्या लिखा, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो क्या है, ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी, ये टैक्सोनॉमी की ब्रांच है, कौन, सिस्टमैटिक, है ना। मतलब आप ऑर्गेनिज्म को हम सिस्टम से रखेंगे, किसमें रखेंगे, सिस्टम में रखेंगे, मतलब सिस्टम से अरेंज करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी भी यही बताया गया कि क्लासिफिकेशन करना है, उनको क्लासेस में डिवाइड करके पढ़ना है, सबको एक साथ मिक्स नहीं करना है, कंफर्म। तो अब क्या हुआ कि सिस्टमैटिक ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी, इसमें क्या दिया गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, ओटीपी मतलब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब इन्होंने कैरोलस लिनियस सर ने बोला कि भाई जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होगा, किसके अकॉर्डिंग, मार्फोलॉजिकल क्या मतलब, क्या होता है बेटा, मार्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब बाहर से वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है ना, उसके कितने पैर है, कितनी आंख है, कितनी नाक है, कितने मुंह है, ऐसे देखते हैं। ये होता है मतलब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो बाहर से सामने से दिखता है, वही होता है क्या,
मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो क्या आप बताओ ये पॉसिबल है कि आप केवल बाहर से देख करके ऑर्गेनिज्म को उसके क्लास में रख दोगे, सिर्फ बाहर से देख के? हो सकता है बाहर से मान लो कोई ह्यूमन बींग्स जैसा ही दिख रहा हो ह्यूमन, लेकिन हमारे 2 किडनी है ना, उसके सिर्फ 1 किडनी हो, या उसके किडनी का जो हिस्टोलॉजी है वो कुछ अलग हो, है ना, या उसका डेवलपमेंट, हमारा डेवलपमेंट किसी और ऑर्गेनिज्म से हुआ है, उसका डेवलपमेंट किसी और ऑर्गेनिज्म से हुआ। यानी कि ये सारे कैरेक्टर बिना देखे आप कैसे रख सकते हो, है ना? नहीं रख सकते हो ना। केवल बाहर से आप देख लो प्लांट को, तो कई सारे प्लांट एक ही जैसे दिखते हैं, तो क्या सारे एक ही क्लास एक ही ऑर्डर में रख दिए जाते हैं? नहीं, है ना। बहुत से ऑर्गेनिज्म भी एक ही जैसे दिखते हैं, 4 पैर, 2 आंखें, मुंह, फलाना ठिकाना और इस रख दिया, है ना। ऐसा नहीं है, उसके पूरे के पूरे कैरेक्टर्स, चाहे इंटरनल कैरेक्टर हो, एक्सटर्नल कैरेक्टर हो, उसका डेवलपमेंट ओरिजिन कहां से हुआ, वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। लेकिन कैरोलस लिनियस सर ने इतना ही बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो क्या ये सही था? क्या ये हमेशा चलने वाला था? ये रूल चलने वाला नहीं था, क्योंकि इनके बाद भी और साइंटिस्ट आएंगे जिन्होंने और इसको एलैबोरेट किया कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही एनिमल को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, उनका प्रोजेनी, उनका जो डेवलपमेंट वो कहां से वो भी देखना पड़ेगा हमें। समझ रहे हो ना? वेरी गुड। तो अब क्या करना होगा कि ये तो दे दिया मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो ये जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, यानी कि ये टर्म है, ये जो दिया गया, ये बेटा इसे हम लोग ओल्ड टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्ड टैक्सोनॉमी। ओल्ड टैक्सोनॉमी बोलते हैं, मतलब ये पुरानी क्या थी, थीसिस थी। और इसी को हम लोग क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, यानी कि क्लासिक टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक क्लासिक टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कंफर्म? तो बेटा आपको ये सिस्टमैटिक समझ में आया कि नहीं? कंफर्म ना? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके बाद एक और टर्म आ गया बेटा, जब ये बहुत ज्यादा और इसके बारे में डिस्कवर हुआ, और ज्यादा थोड़ी और साइंटिस्ट है मतलब थिंकिंग, उन्होंने सोचा कि मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर इज नॉट सफिशिएंट फॉर द क्लासिफिकेशन, है ना। तो दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने दिया न्यू सिस्टमैटिक या न्यू सिस्टमैटिक, न्यू ऑब्लिक न्यू सिस्टमैटिक। क्या दिया? न्यू सिस्टमैटिक दिया। बात समझ रहे हैं? किसने दिया बेटा? ये दिया जे हक्सले ने। किसने दिया? जे जूलियन, मतलब जूलियन हक्सले ने। किसने दिया बेटा? जूलियन हक्सले ने, जे हक्सले जिनका नाम था। अब ये न्यू सिस्टमैटिक को हम लोग और मॉडर्न सिस्टमैटिक बोलते हैं। मॉडर्न सिस्टमैटिक क्यों बोलते हैं अभी देख लेंगे। और इसके बाद इसी को हम लोग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अब ये जूलियन हक्सले ने दिया, तो क्या बताया इसमें? क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल कामा एनाटॉमिकल कामा हिस्टोलॉजिकल कामा बायोकेमिकल कामा जेनेटिकल एंड फाइलोजेनेटिकल ठीक है। कैरेक्टर्स, फाइलोजेनेटिकल कैरेक्टर्स। अब बेटा ये क्या है? देखो उन्होंने बोला कि जितने भी कैरेक्टर बचे हुए थे, क्लासिफिकेशन आपको समझ में आएगा कि इसमें ये गलत था और ये सही है कहीं ना कहीं, मतलब ये ज्यादा मॉडर्न है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल, यानी कि हम उसको बाहर से देखेंगे। एनाटॉमिकल, उसकी बॉडी के इंटरनल, यानी कि इंटरनल स्टडी, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्टडी। फिर हिस्टोलॉजिकल, कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेन्स कौन सी सेल से बना है और उसकी फंक्शनिंग क्या है,
हिस्टोलॉजिकल, फिर बायोकेमिकल यानी कि सेल की बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर इसका जेनेटिकल, उसके जीन्स हैं क्या, उसमें साइटोलॉजिकल भी इसमें जोड़ सकते हैं हम लोग, है ना, साइटोलॉजिकल, कामा फाइलोजेनेटिकल या एंड फाइलोजेनेटिकल मतलब उसका इवोल्यूशन। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे आप आगे भूल जाए तो इसको इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, इवोल्यूशन क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन मतलब होता है कहाँ से उसका इवॉल्व हुआ है ना। जैसे कि कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो आप पढ़े होंगे 10th में, एनालॉगी और होमोलॉगी, तो कौन सा जो ऑर्गेनिक कहाँ से इवॉल्व हुआ है तो उसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। तो फाइलोजेनेटिकल मतलब इवोल्यूशन, यानी कि सारे कैरेक्टर क्या हुआ इन्होंने अपनी थ्योरीज में मेंशन कर दिया। किसने बेटा, जे हक्सले ने। न्यू सिस्टमैटिक, ये मॉडर्न सिस्टमैटिक था, है ना, तो इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं इसके बाद अब कोई सिस्टमैटिक नहीं आएगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिले, आप इतने सारे कैरेक्टर देख के पक्का उसको उसकी जगह पे रख सकते हैं, जिससे उसके कैरेक्टर सबसे ज्यादा मैच हो रहे होंगे आप उसमें प्लेस कर दीजिए उसको, है ना। तो नोट करें फिर। अब बेटा आइडेंटिफिकेशन तो सिंपल सी बात है, उसको आइडेंटिफाई करना कि ऑर्गेनिज्म कैसा है कैसा नहीं है, ये तो हो गया। दूसरे नंबर पे अगर हम चले तो नोमेनक्लेचर आता है। क्या आता है, नोमेनक्लेचर, तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बारे में ज्यादा डिटेल में बताया गया है कि मतलब कैसे उसका नाम देना है ना। नोमेनक्लेचर तो क्या है ये देखते हैं जरा। गिविंग specific name to organisms, giving specific name to organism according to double C, है ना, according to universal rules and principle। ठीक है, मतलब आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देना है तो उसके लिए आपको वो रूल्स पता होने चाहिए जो यूनिवर्सली फॉलो हो रहे हैं। कंफर्म। अब अगर हम देखें कि नोमेनक्लेचर कितने टाइप का होता है, तो नोमेनक्लेचर बेटा, नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर दो टाइप का होता है। जो नेमिंग होती है ना, या नेमिंग आप लिख सकते हैं, नेमिंग कितने टाइप की, दो टाइप की। कौन कौन सी, एक होता है लोकल नेम, ठीक है, और एक होता है साइंटिफिक, साइंटिफिक नेम। ओके, एक होता है लोकल नेम जिसे हम और वर्नाक्युलर बोलते हैं, वर्नाक्युलर। ठीक है, तो जो लोकल नेम होता है, क्या हम मान लेते हैं कैट को कुछ और बुलाते हैं, बिल्ली या कुछ और मान लो, तो क्या वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम नाम से बुलाया जाएगा? नहीं। तो लोकल नेम वही होते हैं, यानी कि नॉट यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल नहीं होते हैं। साइंटिफिक नेम क्या होते हैं बेटा, ये यूनिवर्सल होते हैं। ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल, यानी कि सब जगह फॉलो होते हैं। जो भी नाम, जैसे कि अगर बात करें ह्यूमन का हो या किसी और ऑर्गेनिज्म का, जैसे मैंगो का बात करें, मैंगीफेरा इंडिका, आप पहले से पढ़ रहे हैं 9 से, तो ये मैंगीफेरा इंडिका पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करोगे, इसका नाम लोगे तो कंफर्म पता लग जाएगा कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, मैंगो की। कंफर्म। और ये किसके थ्रू दिया जाता है, गिवन बाय साइंटिस्ट। किसके थ्रू दिया जाता है, गिवन बाय साइंटिस्ट, है ना। तो ये होता है मीनिंग, एक लोकल नेम और दूसरा साइंटिफिक नेम। अब बेटा यहाँ पे हम लोग नोमेनक्लेचर का मतलब सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के कितने सिस्टम है? नोमेनक्लेचर मतलब समझ लो, नाम देना, है ना, क्लेचर, TURE, है ना। अब देखो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बेटा कितने हैं, दो टाइप के हैं। ये थोड़ा अलग है, इसको अलग ही रखेंगे, है ना। दो टाइप का, एक तो है आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल
नॉमेनक्लेचर, और दूसरा क्या है, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, एक बेटा बाइनोमियल है और दूसरा ट्राइनोमियल है। तो चलो देखते हैं बाइनोमियल में क्या होता है। बाइनोमियल का मतलब होता है कंसीडर टू नेम्स। ठीक है, कंसीडर टू नेम्स। और ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, कंसीडर, समझ गए होंगे, कंसीडर थ्री नेम्स, थ्री नेम। ठीक है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड जो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होंगे, है ना, दो नाम मतलब एक ही साथ लिए जाएंगे, वो अलग अलग नहीं, एक ही साथ। जैसे कि टू नेम्स में क्या क्या होगा, फर्स्ट नेम जो होगा वो क्या होगा, जीनस, और सेकेंड नेम क्या होगा, सेकेंड क्या होगा, स्पीसीज। ठीक है, या स्पेसिफिक नेम जो भी है ना। तो कंसीडर टू नेम में एक जीनस एक स्पीसीज, है ना, उसमें क्या होगा, एक जीनस, दूसरा स्पीसीज और तीसरा सब स्पेसिफिक। यानी कि देखो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा बेटा जीनस, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, सेकेंड स्पेसिफिक, और तीसरा क्या होगा, सब स्पेसिफिक, थर्ड क्या होगा, सब स्पेसिफिक, है ना। तो ये तीन नाम इस तरीके से दिए जाएंगे, कंफर्म। अब ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, इंट्रोड्यूस्ड बाय एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसको। क्या नाम था उनका, कैस्पर या फिर ऑब्लिक गैस्पर्ड बोहिन। पूरा नाम क्या था, बोहिन, है ना, गैस्पर्ड बोहिन या कैस्पर बोहिन बात एक ही है। तो ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, कहीं ना कहीं उसके बारे में पहले बताया। ठीक है, कंफर्म। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया बेटा, गिवन बाय, किसने दिया इसको, हक्सले ने, और कौन थे बेटा, एक स्ट्रिकलैंड, STRICKLANDT, ठीक है, हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। तो ये आपने देख लिया, इसके आगे भी है, तो आप लोग इधर वाला नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं, या पूरा ही नोट कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल और एक तरफ ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अब बाइनोमियल के बारे में किसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, कैस्पर बोहेन ने। कब किया था, 1622। ये ईयर आप उसमें मेंशन कर लें अपनी कॉपी में, वहां पे जगह नहीं थी। 1622 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद इसको इलेबोरेट या मॉडिफाई किसने किया, इलेबोरेटेड बाय पब्लिक, मॉडिफाइड, ठीक है, बाय किसने किया बेटा, किसने किया, सी लिन ने। अब बेटा यहाँ पे जो उनकी बुक थी 1662 में किसकी, कैस्पर बोहेन की, जिसका नाम था पिनेक्स थिएटर बॉटनिका, ये बुक थी उनकी। तो इसी में उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को 1622 में। फिर एलैबोरेट या मॉडिफाइड किया इसको, ज्यादातर गिवन बाय भी आता है, तो ये सी लिन है। ठीक है ना। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर को कहीं कहीं पे गिवन बाय दिया है, गिवन बाय या इंट्रोड्यूस मान सकते हैं, स्टिकलैंड और हक्सले ने इंट्रोड्यूस किया। गिवन बाय किसने, लामार्क ने इसको दिया। ठीक है, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग बाइनोमियल के बारे में थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे, ट्राइनोमियल को यहीं पे अभी छोड़ देंगे। ठीक है, देखते हैं जरा। अब इसको सबसे पहले इन्होंने क्या किया, फर्स्ट
लार्ज स्केल यूज किया किसने? सी लिन ने। मतलब बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर जिसमें एक जीनस और एक स्पीसीज का नाम आता है, सबसे पहले लार्ज स्केल पे यूज किया किसने? कैरोलस लिनियस सर ने। कब यूज किया? इन्होंने एक बुक पब्लिश की, अपनी बुक हिज बुक क्या नाम था इसका? स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम नाम की बुक में इन्होंने क्या किया? इसको सबसे पहले लार्ज स्केल पे यूज किया और इसमें लगभग 5900 प्लांट्स की स्पीसीज का, प्लांट स्पीसीज का क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। किसने बेटा? कैरोलस लिनियस सर ने सबसे पहले। अब ये बुक पब्लिश कब की इन्होंने? कब पब्लिश की? पब्लिश की 1 मई 1753। समझ रहे हैं? और उसी टाइम से क्या हो गया? वैलिड पब्लिकेशन फॉर प्लांट। वैलिड पब्लिकेशन फॉर प्लांट्स। मतलब कि जो भी अब नेमिंग होगी वो इनके अकॉर्डिंग होगी। 1 मई 1753 के पहले की जो नेमिंग थी वो सब क्या हो गई? इसमें कंसीडर हो गई और अब कोई पहले की जो नेमिंग है वो कंसीडर नहीं की जाएगी और जो भी डिस्कवर होगी इसके अकॉर्डिंग डिस्कवर होगी। मतलब इसी को बोला गया प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। मतलब ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मई 1753 को जितने भी प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है इस डेट से वैलिड हो गया, है ना? इस डेट से क्या हुआ? वैलिड हो गया। और जो भी पुराने थे वो सब क्या हो गए? बेकार हो गए। किसी और ने दिए हो तो उससे मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये वैलिड डेट हो गई प्लांट के लिए, है ना? इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी फॉर प्लांट 1 मई 1753। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी मतलब इस टाइम से हम प्लांट को प्रायोरिटी देना चालू कर दिए। इसके बाद फिर इन्होंने दूसरी एक बुक लिखी और कुछ साल बाद, है ना, का एक बुक थी इनकी दूसरी बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है, सिस्टेमा नेचर। इन्होंने क्या किया? ये किसके लिए लिया? एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए। किसके लिए? स्पीसीज प्लांटेरम किसके लिए थी? प्लांट्स के लिए। यहाँ पे प्लांट्स मेंशन कर ले, है ना? और इसमें क्या था? सिस्टेमा नेचर ये एनिमल्स के लिए, एनिमल्स, ठीक है ना? और ये पब्लिश्ड कब हुई? 1 अगस्त 1758। कब हुई? 1758, लगभग उसके 5 साल बाद। तो बेटा यहाँ पे लगभग 4000 कितनी स्पीसीज थी एनिमल्स की? 4326, ठीक है। लगभग इतनी स्पीसीज प्लांट की इन्होंने इसमें किया कि क्लासिफाई किया। किसमें? सिस्टेमा नेचर में। और इसे बोला गया कि वैलिड पब्लिकेशन फॉर एनिमल। क्या बोला गया? वैलिड पब्लिकेशन फॉर एनिमल्स। किसको बोला गया? वैलिड पब्लिकेशन फॉर एनिमल्स। मतलब ये इस टाइम से ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी किसके लिए हो गया? एनिमल्स के लिए। यानी कि इसके पहले के जो भी नाम है वो कंसीडर नहीं होंगे और इसके आगे जो भी नाम दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। समझ रहे हैं ना? इसके पहले अगर किसी नाम दिया है तो वो इसमें अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो फिर इनके अकॉर्डिंग उसको देना पड़ेगा नाम। तो इसे बोला गया प्लांट की प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, एनिमल की। कितना? 1 अगस्त 1758। और प्लांट्स के लिए कितना है? 1 मई 1753। तो 2 बुकें इन्होंने पब्लिश की, है ना? एक स्पीसीज प्लांटेरम प्लांट्स में जिसमें 5900 स्पीसीज का क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। और दूसरा सिस्टेमा नेचर जिसमें एनिमल्स का लगभग 4326 एनिमल्स का स्पीसीज का क्लासिफिकेशन किया और ये पब्लिश किया 1 अगस्त 1758 में। कंफर्म? अब बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है? देखो, फर्स्ट नेम क्या होता है? फर्स्ट नेम जो होता है वो जेनेरिक नेम होता है या जेनेटिक नेम। जैसे कि मैंगो का जो नाम है, मैंगो का अगर नाम देखें यहाँ पे
तो उसे हम, उसका जेनेटिक नेम क्या है, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा। और इसके बाद सेकेंड जो है वो क्या होगा, है ना, सेकेंड नेम क्या होगा, वो स्पेसिफिक नेम, स्पीसीज नेम होता है, या फिर और इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। और ये क्या नाम होगा, इंडिका, क्या नाम होगा बेटा, इंडिका, ठीक है ना। और इसको स्मॉल में क्यों लिखते हैं वो सब हम आगे रूल्स पढ़ लेंगे, है ना। मैंगीफेरा, इंडिका, ये दो नाम, जैसे आप किसी और एनिमल्स का, जैसे आपका पिकॉक का पाओक स्टेटस, है ना, जैसे पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स या एनिमल हैं जिनके नेमिंग क्या है, होमो सेपियंस, है ना। तो कई तरीके से देखा जाए तो ये दो नाम वाला ही मोस्ट एक्सेप्टेड है, जो आगे चल के एलोबरेट किया या ज्यादा मतलब उसको मॉडिफाई किया किसने, कैरोलस लिनेस सर ने, उन्होंने दो बुकें भी दी। तो आप समझ गए होंगे कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। ट्राइनॉमियल को भी हमने वहीं पे छोड़ दिया, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपने ये समझ लिया होगा, इसको नोट करें। अब बेटा कुछ रूल्स दिए गए हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन के लिए, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग उनकी बुक्स भी दी गई हैं, किसमें किसका क्लासिफिकेशन करना है ये भी बताया गया है। कुछ रूल्स दिए गए स्टैंडर्ड जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होते हैं, है ना, कि जैसे आपको प्लांट का क्लासिफिकेशन करना है तो कौन सी बुक के रूल पढ़ने हैं, आपको एनिमल का क्लासिफिकेशन करना है तो कौन सी बुक के रूल्स पढ़ने हैं। तो इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड कोड फॉर नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। स्टैंडर्ड codes for nomenclature, देखते हैं जरा कौन कौन से, है ना। सबसे पहला बेटा ICBN। ICBN का मतलब क्या है, ये एक्चुअली ICBN क्या है, एक रूल्स ऑफ बुक ऑफ रूल्स है, मतलब एक बड़ी सी बुक है जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हैं कि किसका क्लासिफिकेशन कैसे करें, कंफर्म ना। तो किसका क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोड्स फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब अगर आपको प्लांट्स या बॉटनी का क्लासिफिकेशन, किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन करना है तो ICBN में जो रूल्स लिखे गए उनको फॉलो करना पड़ेगा। फिर सेकेंड नंबर क्या आता है, ICZN, ये भी आपको पता ही होगा, पता चल गया होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बॉटनी और जूलॉजी दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, है ना। और फादर दोनों के अलग अलग है, जैसे बॉटनी के फादर क्या है, बॉटनी, बी से मतलब बॉटनी के फादर कौन है, फादर बता देते हैं, एडिशनल थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस है। और जूलॉजी के कौन है बेटा, फादर सिंपल सी, ये तो सभी लोग जानते होंगे, एरिस्टोटल, है ना, ठीक है, एरिस्टोटल। तो देखो यहाँ पे ICBN हो गया, ICZN हो गया, इनमें रूल्स लिखे बहुत सारे। फिर तीसरा बेटा क्या होता है, ICBN नहीं, ICNB भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग ICBACN लिख सकते हैं, ICBACN, ठीक है ना। देखते हैं जरा क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हो गया, ओके, ये बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर कंफर्म। इसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, ICMCP, ठीक है। ICMCP क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, ओके। कल्टीवेटेड प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं,
नॉर्मली प्लांट जो होते हैं वो उसमें करते हैं, जो कल्टीवेटेड प्लांट है उनका क्लासिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद 5 नंबर क्या है, 5 नंबर बेटा ICVN, ICVN, ठीक है, इसका मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, वायरल नॉमेनक्लेचर, या वायरस नॉमेनक्लेचर या वायरल नॉमेनक्लेचर लिख लेना, नॉमेनक्लेचर, समझे कि नहीं। तो ये 5 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इनके क्लासिफिकेशन कैसे करना है वो रूल्स लिखे हुए हैं। जैसे ICBN में प्लांट्स के बारे में, ICJN में एनिमल के बारे में, ICNB या ICBACN में बैक्टीरिया के, इसके बाद ICNCP कल्टीवेटेड प्लांट के, और ICVN में वायरस के। कंफर्म? तो इन सभी को नोट कर ले। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे सारा कुछ आपको मजे से पढ़ना है, टेंशन लेके कोई मतलब नहीं है ना, टेंशन देने का लेने का नहीं। तो आपने यहां तक पढ़ लिया। अगले टर्म पे हम लोग ICBN के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कब दिया गया, किसने दिया, है ना, और इसमें कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिखे हुए हैं फॉर द प्लांट क्लासिफिकेशन। ओके, थैंक यू।